वेलकम अगेन बच्चों हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और हमने वहां पे देखा था व्हाट इज सिलेक्टिविटी एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियो सिलेक्टिविटी, या उसको बोल सकते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री का चैप्टर, उसकी जो स्टार्टिंग होती है हम बोलते हैं डेफिनेशन से, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टीरियो केमिस्ट्री। कि स्टीरियो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, हम क्या बोलेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री को? हम बोलते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद थ्री डायमेंशनल arrangement of atoms or molecules in space। क्या बोल रहा है? कह रहे कि ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील्स किससे करती है? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल इन स्पेस एंड the effects of arrangement and the effects of arrangement on chemical reactions। देखो क्या मीनिंग है भाई इसका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट का मीनिंग है कि हमारा एक्स वाई जेड प्लेन है। अगर आपको बोला जाए कि एक पार्टिकल है, हमारे पास एक बैलून है, हमने रूम के अंदर लगा दिया, तो रूम में कहां लगा है? वो फ्लोर पे है या हमारे जो हमारी टॉप रूफ है, रूफ के पास है, या किसी कॉर्नर में है, या हमारे रूम के सेंटर में है, या वो सेंटर और किसी कॉर्नर वॉल के पास में, तो हमें उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। या मान लिया कि आपको बोला थ्री डायमेंशनल के अंदर आपको एक डॉग इमेजिन करना है और बोल दिया जाए कि उसकी जो डॉग का हेड है वो आपकी तरफ है, तो आप उसको इमेजिन कर लोगे कि उसकी जो बाकी दो लेग्स होंगी पीछे वाली कहां होंगी, उसकी पोल, उसकी जो टेल होगी वो किस डायरेक्शन में होगी। तो ऐसे ही क्या है, हमारे पास जो एटम्स होते हैं, हमारे पास मोलिक्यूल, हमने CH4 बोला तो CH4 बोल दिया, तो हमने देखा कि अगर मैंने बोला कि यहां पर एक CH4 मोलिक्यूल, तो भाई उसका हाइड्रोजन कहां होगा, कार्बन कहां होगा, बाकी तीन हाइड्रोजन कहां होगा। तो ये क्या है, अगर हम स्पेस के अंदर उसको रखते तो वहां पर किस डायरेक्शन में वो अलाइन करते हैं, हमारे पास उनकी कितना डिस्टेंस होता है, उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होता, फिक्स होता है। तो अगर एक मैंने बोला आइटम यहां पर है तो दूसरा आइटम कहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो इसकी जो स्टडी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो केमिस्ट्री। और बोलता है कि जो स्टीरियो केमिस्ट्री जो अरेंजमेंट हो गई थ्री डायमेंशनल स्पेस में, कह रहा है उसका इफेक्ट होता है अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में, सेम इफेक्ट नहीं होता, अलग अलग हो सकता है। ये हम देखेंगे कि अभी कैसे होगा। तो अब यहां पर हमारे पास जो स्टार्टिंग है इसके बाद डेफिनेशन के बाद, वो हमारे पास होता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री से। What is meant by elements of symmetry? इस एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मीनिंग है? तो सिमेट्री को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इवन और ओड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम और मोलिक्यूल्स इन थ्री डायमेंशनल स्पेस टू मेजर एंड डिफाइन सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड सिमेट्री एलिमेंट्स। यहां बोल सकते वी नीड ज्योमेट्रिकल टूल्स लाइक सिमेट्री एलिमेंट्स। देखो क्या बोला, सिमेट्री का क्या मीनिंग है? द इवन और ओड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। कह रहे कि आपने एक लैटिस पढ़ा है, व्हाट इज लैटिस? तो हम बोलते हैं कि हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम हो गया एक पर्टिकुलर जगह पे, यहां पर उसके नीचे, फिर यहां पे फिक्स। तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इवन का मतलब होता है कि प्रॉपरली उनका गैप मेंटेन रहेगा, जितना डिस्टेंस एक एटम के साथ है उतना डिस्टेंस दूसरे के साथ है, जैसा हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पढ़ते हैं।
और क्या हुआ, ओड का मतलब हो गया कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके बीच में कोई सिमेट्री है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे हम क्या बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड्स के केस में बोलते हैं कि वहां पे डेंसिटी अगर मैं अलग अलग डायरेक्शन में जाऊं तो अलग अलग वेरी हो सकती है, लेकिन क्रिस्टलाइन में ऐसा नहीं होता। तो कह रहा है कि जो उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है एटम का वो कैसा है वहां पर, वो एक किसी फॉर्मेट में या विदाउट फॉर्मेट में है। अगर फॉर्मेट में तो हम वहां बोलते हैं कि वहां पे एक सिमेट्री है। वो कैसी सिमेट्री है, आपने प्लांट के लीव्स देखे तो ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई लीव्स छोटी है एक प्लांट की या एक बड़ी है। उस ट्री के ऊपर जो लीव्स होगी उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा। अगर किसी प्लांट की लीव ऐसे है इस शेप में, तो सारी की सारी लीव्स इसी शेप में होगी, कोई ऐसी नहीं होगी बड़ी या छोटी अलग। अगर बनाना के लीव्स देखोगे तो सारी की सारी लीव्स एक जैसी हैं, उसके अंदर जो लाइन होगी इवन मिडल वो भी सभी के अंदर कैसी होगी, सेम होगी। अगर सेकंड लीव्स भी ऐसी है तो उसके अंदर भी जो लाइंस होगी वो सेम होगी। इसका मतलब सिमेट्रिकल है। आपने सनफ्लावर देखो, वो सिमेट्रिकल होता है। अरे जितने लीव्स होंगे उसकी सिमेट्री का, वहां पे सिमेट्री मेजर आएगी आपको। नेचर के अंदर जितनी मैक्सिमम चीजें उसमें सिमेट्री होती है हमारे पास, यानी कि आप उसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो अलग अलग पोर्शंस में। एक्सिस में भी हम देखने वाले कि सिमेट्री है क्या एग्जांपल्स के साथ। फिर सेकंड क्या क्या करे कि इस सिमेट्री को मेजर करने के लिए किसी में कम सिमेट्री है, उस ऑब्जेक्ट में ज्यादा सिमेट्री है, किस लेवल तक, तो हमें सिमेट्री एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्वेश्चन आता है व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट्स। जो हमने एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री बोला, हम बोल सकते हैं व्हाट आर सिमेट्री एलिमेंट्स। तो क्या बोल दिया सिमेट्री एलिमेंट्स के, अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं, दीज आर द ज्योमेट्रिकल टूल्स। अब सिमेट्री एलिमेंट्स की डेफिनेशन देख रहे हैं, क्या बोलते हैं, दीज आर द ज्योमेट्रिकल टूल्स लाइक प्लेन, एक्सिस, पॉइंट एक्सेट्रा which are needed to measure, which are needed to measure and define symmetry of an object। देखो भाई, सबसे पहले क्या बोल दिया हम लोगों ने, ज्योमेट्रिकल टूल्स, यानी कि हमारे पास ये कुछ टूल्स, हम टूल्स बोल दिया हम लोगों ने, हमारे इंस्ट्रूमेंट टाइप में हो गए एक टाइप से कि हमारे पास टूल्स हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास अगर हम पेचकस रखते हैं, प्लास रखते हैं, वैसे क्या करें कि हमारे पास ऐसे टूल्स है। ज्योमेट्री है क्योंकि हम मैथ की फॉर्म में देख रहे हैं, मैथमेटिकल की फॉर्म में देख रहे हैं। क्या प्लेन की, कोई प्लेन हो सकता है, एक्सिस हो सकती है या पॉइंट हो सकते हैं, इनको ज्योमेट्रिकल टूल्स बोलता है। कह रहे विच आर नीडेड टू मेजर एंड डिफाइन सिमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कह रहे जितने ज्यादा उसमें प्लेन होंगे, एक्सिस होगी या पॉइंट्स होंगे, हमारे पास उतने ही उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या होंगे, सिमेट्री होगी। अब इन तीनों को हमने, जो प्लेन, एक्सिस और पॉइंट, इनको हम बोल देते हैं सिमेट्री एलिमेंट। दीज आर द सिमेट्री एलिमेंट्स। तो सबसे पहले जो सिमेट्री एलिमेंट्स हमारे पास आता है, हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मीनिंग है? इट इज एन इमेजिनरी, इट इज एन, it is an imaginary axis passing through the molecule, passing through the molecule, rotation of which by theta degree will give equivalent स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, देखो क्या बोला है, कह रहा है कि एक इमेजिनरी एक्सिस होती है जो किसी मॉलिक्यूल से पास होगी। अगर उस एक्सिस के अलोंग मैं उस मॉलिक्यूल को रोटेट करता हूं, कितना, बाई थीटा डिग्री, तो कह रहा है कि हमें इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम इसको समझने के लिए तीन चीजें समझो बच्चे, हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं। अगर मैंने बोला इस डायरेक्शन में जो होगी ये होगी वाई एक्सिस, यहां पर हमारे पास होगी साइड एक्स एक्सिस, सॉरी ये ऊपर वाला हमने बोल दिया जेड एक्सिस, यहां पे बोला एक्स एक्सिस, और जो इस साइड में होगी हमारे पास प्लेन में, ये क्या होगी, वाई। देखो क्या बोला, अगर ये एक्सिस ऊपर गई तो ये कौन सी है, जेड। अगर ये एक्सिस ऐसे है तो ये कौन सी एक्सिस होगी, एक्स। अगर जो एक्सिस आपकी तरफ होगी, इस तरीके से पास होगी, वो होगी वाई, जो आपकी तरफ पास हो जाएगी इस तरीके से। ये जेड ही था, ये एक्सिस था, एक्स जेड और ये वाई, ये आपकी तरफ पॉइंट कर रही है वाई, जेड ऊपर डाउन आ रही, एक्स ऐसे लेफ्ट और राइट में गई हुई है।
अब देखो सबसे पहले इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है। आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट में डिफरेंस हो गया मेरे पास, सेम वैसे ही हमारे पास। देखो हम एग्जांपल करते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया वाटर मॉलिक्यूल का। देखो वाटर मॉलिक्यूल की जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ऑक्सीजन बनाते हो, इधर H बनाते हो, इधर H बनाते हो। अगर आपने ऐसा किया तो यहां पे 2 लोन पेयर दिखा देते हो, ये 2 लोन पेयर हो गए। इसको मैं H1 लिख देता हूं, यहां पर इस H2 लिख देता हूं। बच्चे देखो अब यहां पर आपको क्या करना है, एक्सिस का मतलब है कि आप इस पे एक एक्सिस लगाते हो, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रोटेट कर दो तो आपके एटम्स की पोजीशन चेंज हो जाए, सेम वो नहीं होनी चाहिए। देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास मॉडल से समझते हैं, देखो ये था, आपको ये वाटर दिखाई देगा, इधर इसको मैंने ब्लैक कर दिया एक टाइप से, ये दोनों हाइड्रोजन ही है। अगर आपको ऐसे दिखाई, जब तक इसको ब्लैक नहीं किया है, या इसको हम रोटेट करके ऐसे कर दे, तो कोई भी नहीं बता सकता कि H1 ये है या H1 ये है, कौन सा हाइड्रोजन कहां पर है। तो ये स्ट्रक्चर, ये दोनों लोन पेयर दिखा रहे हैं हम लोगों ने, ये ऊपर से क्या दिख रहे हैं, दोनों लोन पेयर। तो अब कोई नहीं बता सकता कि हमारे पास जब इसको रोटेट कर देंगे हम इस तरीके से तो H1 कौन सा है। तो अभी हमने अपने करने के लिए इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के लिए हमने इसको बोल दिया कि H1, ये ब्लैक वाला क्या हो गया, ये हाइड्रोजन 1 है बच्चे, यहां से ये हम देख सकते हैं। अब होगा क्या, अब हमें इसको एक एक्सिस पास करनी है ताकि मैं इसको ऐसा रोटेट करूं कि वो वैसी की वैसी दिखाई दे। देखो हुआ क्या, हमारे पास एक हाइड्रोजन यहां पर था, एक यहां पर था, तो मैंने बोला कि इसको मैं किस तरीके से रोटेट करूं, कहां से एक्सिस पास करूं कि ऐसी एक स्ट्रक्चर मिल जाए। अब वो स्ट्रक्चर मिलेगी तो हाइड्रोजन 1 यहां पर नहीं होना चाहिए, यहां पर इसका 2 आ जाए और यहां पर इसका क्या आ जाए, 1। इसका लोन पेयर भी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे तो वो ऐसे ही दिखाई देंगे, इनसे तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ऐसा हो गया, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल नहीं। आइडेंटिकल का मतलब सेम वही स्ट्रक्चर हो जाती है। मेरे पास इधर 1, ये 2 था, लेकिन जब 1 और 2 को नहीं लिखो तो हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, देखो यहां से मैंने एक्सिस पास करी, कौन सी, कि मैंने बोला कि यहां से इसके जेड एक्सिस में से, कि यहां से हमने किया बीच में से, सेंटर में से, और इन 2 लोन पेयर्स के बीच में से पास होगी, ताकि अब मैं इस एक्सिस को पकड़ूंगा यहां से और इसको यहां से रोटेट करेंगे। रोटेट करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ऐसा करने से क्या हुआ बच्चे, जो ये ब्लैक वाला था, ये देखो ब्लैक वाला इधर आ गया, इसको कंप्लीट हम ब्लैक कर देते फ्रंट से और बैक से हमारे पास, तो पता चल जाता। हुआ क्या, देखो यहां से हमने एक एक्सिस रोटेट की, जेड डायरेक्शन से पास हुई है हमारे पास। जब इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे, 180 करना पड़ेगा हमें इसको ऐसा, जब इसको बिल्कुल ऐसे कैसा अब हमने रोटेट कर दिया तो हुआ क्या, ये H1 इधर वाला था वो इधर आ गया यहां पर। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर मैंने इसको फ्रंट फेस बोला आपकी तरफ, फ्रंट फेस, तो जब इसको 180 डिग्री रोटेट किया तो क्या होगा, इसका बैक वाला आ गया। देखो ये पीछे बैक था इसका, तो बैक वाला कहां आ गया, आगे। तो यहां पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर की होगी कि यहां पर इसका बैक वाला पोर्शन आगे आ गया। अगर यहां पे कितना रोटेट किया हम लोगों ने, 180 डिग्री कौन सी एक्सिस से, जेड एक्सिस से। अगर अब इसको वापस से मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूं और जेड एक्सिस पे, तो होगा क्या, अब देखो ये ब्लैक वाला इधर था, 180 हमने जेड के अकॉर्डिंग रोटेट किया तो ये इधर हो गया, अब फ्रंट बैक आ गया था। अगर इसको अब दोबारा से क्या करते हैं, 180 करेंगे तो अब ये वापस इधर आ जाएगा। यानी कि अब दोबारा करूंगा तो मेरे पास कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, फर्स्ट स्ट्रक्चर आ जाएगी मेरे पास वापस से। क्यों, क्योंकि 180 और 180 कितना होता है, 360। अरे 360 का मतलब क्या हो गया, रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन होगी। जहां से हमने मॉलिक्यूल की स्टार्टिंग की वो मॉलिक्यूल वहीं पर आ जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर होगी 360, जब मॉलिक्यूल मेरा रोटेट करेगा तो आइडेंटिकल आ जाता है। तो यहां पर ये आइडेंटिकल है फर्स्ट वाला, तो यहां पर एक ही इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये इसकी क्या है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये हमें पता चला क्योंकि 1 यहां 1 की जगह 2 आ गया। अगर यहां पे वापस इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा बच्चे, इधर H1 ही आ गया और इधर क्या आ गया, H2, और वो फ्रंट फेस ही आ गया। तो ये और ये तो सेम ही है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, ये कौन सी स्ट्रक्चर थी, इसकी इक्विवेलेंट। यहां से देखो, यहां पे ऐसे रोटेट करो या इसको पीछे वाली साइड से रोटेट करो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहां पर अब ये जो 180 डिग्री है, तो हम यहां पर में एक्सिस बोल देते हैं। क्या, अगर आप किसी मॉलिक्यूल को बच्चे 180 डिग्री रोटेट करते हो तो हम बोल देते हैं उसमें C2 एक्सिस है। C2, हम एक्सिस को C2 से रिप्रेजेंट करते हैं, C से। अगर मान लिया कि 120 होगा तो हम ऐसा करते हैं, C2 का मतलब हो गया कि 360 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 180। 120 का मतलब हो गया 360 डिवाइडेड बाई 3। जब मैं करूंगा यहां पर, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो 360 का होगा मेरे पास,
तो कितना हो जाएगा, C3 एक्सिस है। अगर वो 360 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री एंगल यानी कि C4। अगर आप उसको 180 डिग्री रोटेट करने से आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिलती है, जहां पे हाइड्रोजन वहीं पर हाइड्रोजन, जहां पे क्लोरीन है क्लोरीन, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन या दूसरा क्लोरीन, तो हम बोल देंगे वहां पर कौन सी है, C2Z एक्सिस। क्योंकि ये तो मैंने एक्सिस में, अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसा दिखाते, अब ऐसा देखा था अगर ऐसा, तो वो C2 नहीं है, यहां पर मेरे पास C2 वाली Z वाली नहीं है। अब आपको एक्सिस दिखाई देगी यहां वाली, ये कौन सी वाली, Y वाली। क्यों, जब आप Y से पकड़ोगे इसको बच्चे इस तरीके से, और अब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे, देखो तो ये जो ब्लैक वाला था इधर आ गया, अब आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो, पकड़ के इस साइड से रोटेट, इस साइड से आपने पकड़ा और आप रोटेट ऐसे कर रहे हो। अगर ये पहले ऐसा था या ऐसा था, तो अब आप इसको पहले ऐसे रोटेट कर रहे हैं, यानी कि एक्सिस ये XYZ चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमें ब्लैक बोर्ड पे दिखाई देना ऐसा इजी, अगर मैं आपकी तरफ करूंगा तो इसको बनाना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो फिर आपको एक्सिस दिखना डिफिकल्ट है। तो इसको मैं Z भी दिखा सकता हूं। अगर मैंने इसी को ऐसा दिखाया तो अब कौन सी हो जाएगी, यहां पर इसको मैं कैसे रोटेट करूं कि मेरे को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले, तो अब आपको एक्सिस यहां से पास करनी थी ताकि ये ऐसे दिखाई देता। देखो ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में, तो ये C2X भी हो सकती है, जिसको Y भी बोल सकते हैं, या इसको Z, तो कोई मैटर नहीं करेगा। तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर है, एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर थी मेरे पास। तो इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम करते हैं तो सेकंड में बोल सकता हूं अमोनिया। देखो NH3, NH3 को हम ऐसा बनाते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हम बोलते हैं यहां पे जो एंगल है 120 डिग्री है, और यहां पर एक क्या इसका लोन पेयर। अब क्या किया, अब हम नंबरिंग दे देंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3। अब हम क्या करेंगे बच्चे, देखो इसको हम मॉडल से समझे तो इसकी हम मॉडल ऐसा बना सकते हैं। देखो ये वाला हो गया, कैसे 1 2 3, आप 1 को ब्लैक कर देते हैं एक बार, इस 1 को ही क्या कर दिया हम लोगों ने, ब्लैक कर दिया ऐसे, कि ये 1 वाला हो गया, ये 2 हो गया आपके बीच वाला, और ये क्या हो गया 3। ये ऊपर लोन पेयर मैंने दिखाया, ये बीच में ऊपर क्या हो गया लोन पेयर। देखो अब आप क्या करोगे कि आपको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आपको कितने एंगल से इसको रोटेट करो कि आपको पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिले बच्चे। तो हमें एक्सिस होगी, अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिली तो उसमें क्या हो जाएगी, एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इसमें एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट थी। अब होगा क्या, देखो इसके अंदर आपको पता है जो हमारे ये कितने एंगल से रोटेट करें, ये हमें उसके हाइब्रिडाइजेशन से पता चलता है। मान लिया क्योंकि इसमें तो हमारे पास एंगल यहां पर इतना था, तो हम इसको 180 डिग्री रोटेट करते तो ऐसे आ जाता हमारे पास। इसके अंदर मैं ऐसा नहीं कर सकता, पूरा करूंगा तो क्या, इसको 180 डिग्री रोटेट करता तो ये पीछे वाला इधर बीच में आपको दिखाई दे रहा है, या मैं आपको ये आगे बीच में दिखाई दे रहा है, ये कहां चला जाता, ये वाला इधर पीछे चला जाता 180 से। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि यहां पर आगे है लेकिन इधर पीछे नहीं था, तो 180 रोटेट करता तो ये पीछे चला जाता। ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है। इक्विवेलेंट का मतलब कि अगर आपने ऐसा रखा है तो इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन होगा, इस वाली पे भी हाइड्रोजन, और यहां पर ये 3 पोजीशन फिक्स हो गई, यहां पर हमारी ये 3 हो गई इस तरीके से। तो यहीं पर होना चाहिए रोटेशन से। अब हमें पता चला ये एंगल नियर 120 है हमारे पास। अगर अब इसको हम रोटेट करें ऐसा कि यहां पर ये हमारा था, देखो मैं इसको इतना रोटेट करूं तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया, फिर रोटेट इतना ही करूं तो ये इस पे आ गया। तो देखो क्या दिखाई दे रहा है। अब जब मैंने इसको 120 ही रोटेट किया तो बच्चे हुआ क्या कि ये दो पोजीशन थी, देखो ये फर्स्ट था, ये 2 था, ये 3 था, मैंने फर्स्ट और 2 को पकड़ लिया ऐसा। जब मैं 120 रोटेट करूंगा तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, वो उधर चला गया, ये फर्स्ट इक्विवेलेंट हो गई क्योंकि मेरे इस ब्लैक वाले की पोजीशन चेंज होगी, 2 पे आ गया। फिर मैं 120 रोटेट करूंगा तो ये इधर साइड में चला गया, देखो 3 वाली जगह पे चला गया। 2 बार रोटेट करने से यहां पे, अगर मैं 3rd टाइम रोटेट कर दूंगा इसको तो ये वापस फर्स्ट स्ट्रक्चर पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, अब इसका फ्रंट और बैक की बात नहीं करेंगे, तो इसका मतलब जब इसको मैंने 120 रोटेट किया, और कौन सी 120, क्योंकि मैंने ऐसे पकड़ा हुआ, तो जो मेरी एक्सिस गई है यहां से गई, इसको रोटेट कर रहा हूं, देखो मैं ऐसे आगे पीछे करके कैसे भी रोटेट कर सकता हूं, लेकिन फिक्स एंगल से ही करूंगा। कितने से, 120, क्योंकि एंगल 120 है। जब मैं 120 पे करूंगा तो एक बार यहां से यहां आ सकता है, फिर यहां से ये यहां पे आ सकता है। किसी भी डायरेक्शन में करते, पहले बैक साइड से करते तो पहले इधर आ जाता, फिर ये आगे आ जाता, फिर वहां पे राइट आ जाता। तो 120 जेड डायरेक्शन में तो होगा क्या, नाइट्रोजन इधर ही रहेगा, लोन पेयर इधर रहेंगे, ये H और H, तो H1 इधर आ गया, इधर क्या चला गया था 2, इधर क्या आ गया था 3। तो ये फर्स्ट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है बच्चे। फिर 120 रोटेट किया, कितने, जेड एक्सिस पे, तो अब मेरे पास क्या हुआ, नाइट्रोजन इधर था, ये H और H, तो यहां पर क्या आ गया 1, यहां पर क्या आ गया 2, और यहां पर क्या हो गया 3, ये लोन पेयर है। अगर आप फिर 120 कर दो दोबारा से Z, तो क्या होगा, नाइट्रोजन इधर ही रहेगा, यहां पर H1 ही आ जाएगा, इधर H2 आ जाएगा, इधर H3। अरे ये तो आइडेंटिकल हो गए ना फर्स्ट के।
तो इसके अंदर मेरे पास एक ही एक्सिस है, इसमें दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन सकती हैं, लेकिन एक्सिस तो एक ही है। कितने एंगल से रोटेट किया? 120 से। तो इसमें कौन सी एक्सिस थी? इसमें हमारे पास एक्सिस थी C2 एक्सिस। एक आपको एक्सिस का नाम याद जरूरी नहीं करना है अभी कि कोई कौन सी एक्सिस है, ये आपके सिलेबस में, ये ग्रुप थ्योरी में हम लोग करते हैं। तो अभी बस केवल देखना है कि क्या उसको आप किसी तरीके से रोटेट करो तो उसकी कोई वैसी की वैसी कोई दूसरी स्ट्रक्चर आ सकती है जिसमें हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाए हमारे पास। तो यहां पर क्या कौन सी एक्सिस हो गई? C3, क्योंकि इसमें 120 एंगल। फिर एक और थर्ड हम करते हैं, अगर हमने लिख दिया लाइक H2O2 बच्चे, H2O2 की दो स्ट्रक्चर हो सकती है, एक सिस हो सकती है, एक ट्रांस। तो इसकी मैं सबसे पहले बना देता हूं ट्रांस। देखो ट्रांस, अगर ट्रांस किया तो क्या हो गया? ये ऑक्सीजन, ये H इधर 1 और ये H इधर 2, S ये स्ट्रक्चर होती है, सेंटर पे ऐसा हो गया। ये दो ऑक्सीजन हो गई, दो H हो गई। देखो ये पोजीशन अपोजिट है, ये इधर गया तो ये इधर गया, जैसे ट्रांस बोल दिया। अगर ये H नीचे इधर आ जाता उसको सिस बोल देते हैं। इसको मॉडल से समझते, क्या इसमें कोई एक्सिस है जिसमें मैं रोटेट करूं तो ये H इधर आ जाए या H इधर आ जाए? तो आप इसको रोटेट कर सकते हो। कौन सी डायरेक्शन से कर सकते हो? देखो अगर आपने एक एक्सिस लगाई यहां से, ऐसा सामने से, यहां से जो आपकी वाई एक्सिस है, और इस मॉलिक्यूल को पकड़ोगे और ऐसे रोटेट कर दो तो ये घूमकर इधर आ जाएगा, ये इधर। देखो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, ये H1 था। अब होगा क्या? अगर आप इस मॉलिक्यूल को ऐसा पकड़ते, देखो सामने से पकड़ लिया हम लोगों ने, और मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं, ये देखो H की जगह 2 चला गया, 2 की जगह क्या हो गया? 1। अब आपने रोटेट कितना किया? 180 क्यों? क्योंकि ये इधर आ गया, ये वाला कार्बन इधर चला गया। फिर देखो ऐसे, अगर मैं पीछे से रोटेट करके दिखाता एक्सिस, यानी कि जो आपकी एक्सिस गई है बच्चे यहां से गई है, अगर ये यहां से एक्सिस गई है तो कितने से? ये अगर ये 1 था तो देखो क्या होगा? ये वाला 1 कहां जाएगा? नीचे, ये इधर। तो ये एंगल पूरा 180 डिग्री रोटेट हो गया, क्योंकि आपने 180 डिग्री ऐसा किया, क्योंकि ये एटम इधर तब आएगा जब ये एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 पे होती। तो यहां पे जब आपने ऐसा किया तो 1 और 2 ने इंटरचेंज कर ली, फेस चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, बैक वाला नहीं आया। वाटर में फेस चेंज हो गया था क्योंकि वो जेड था, जेड पे आपने ऐसा किया। इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने ऐसे से ये ऐसा कर दिया, या ऐसा था तो इसको रोटेट करके ऐसा 180 कर दिया। ऐसे कर दो, किसी भी डायरेक्शन, ऊपर से लेके जाओ या नीचे से लेके जाओ, देखो होगा तो वही। तो इसका मतलब है ये क्यों फेस चेंज नहीं हुआ? क्योंकि आप वाई से लगा रहे हो। जब आप वाई से कोई एक्सिस लगाते हो तो उसमें फेस चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब आपने यहां पर भी एक 180 से रोटेट करोगे। 180 का मतलब कौन सी एक्सिस से लगा रहे हो? 180। अब आप वाई से लगा रहे हो, आपकी तरफ से लगा रहे हो, और इसमें कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप कहते हैं कि ना इसको हम यहां से रोटेट करते, एक्स से करते तो ये ऐसा बनता। देखो एक्स से करते तो क्या होता? एक्स एक्सिस से पास हो रही एक्सिस, इसको 180 रोटेट करते तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ये ऊपर हाइड्रोजन है। एक्स से लगाते तो नीचे आता, नहीं हो सकता। आप बोलते कि मैं जेड से करता, ऐसे जो जेड हमने पहले लगाया था, जेड एक्सिस से पकड़ते, जेड का मतलब है अब आप जेड से पकड़ा आपने और 180 किया तो ये ऐसा होता। अरे पहले यहां पर था, अब ये वहां चला गया, तो यहां पर तो कोई एटम नहीं, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं। इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर यहां पर एटम है तो वहीं पर रहना चाहिए। वो जेड लगाए तब भी नहीं बना, जब हम लोगों ने ये एक्स लगाया यहां पे था तो तब भी नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोगों ने वाई से रोटेट किया बच्चे, तो यहां पे जहां एटम था वहीं पर एटम है। तो इसके अंदर भी एक एक्सिस है हमारे पास, 180 डिग्री से रोटेट किया तो क्या हुआ? ये ऑक्सीजन ने इंटरचेंज कर लिए, 1 था तो ये 1 ही हो गया, इधर H1 हो गया, इधर ये H2 हो गया। और अगर मैं फिर दोबारा 180 कर दूं तो 180 कितना हो जाता है? 360। तो मेरे को फर्स्ट वाली फिर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही मिल जाएगी। तो ये तो बताया कितनी इक्विवेलेंट बन सकती हैं, लेकिन एक्सिस तो एक ही है, क्योंकि इसमें 120 अरे 360 डिग्री रोटेशन ही होगी, सेमी मॉलिक्यूल हो गया ना। तो इस H2O2 ट्रांस में भी हमारे पास एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक ही एक्सिस थी यहां से जिसको रोटेट करने से ऐसा हो गया। इसमें भी एक ही एक्सिस थी जो इसके सेंटर में से पास हो रही थी, तीनों हाइड्रोजन के बीच में से। देखो ये तीनों हाइड्रोजन के बीच में से पास हो रही थी, ये वाली एक्सिस यहां पर, यहां पे लोन पेयर की तरफ से बीच में से ऐसा। इसमें भी ये बीच में से पास हो रहा था इस तरीके से, ये एक्सिस एक पास थी हमारे पास। यहां पर एक एक्सिस पास हो रही थी जो यहां से पास हो गई थी। यहां पर हमारे पास एक्सिस जो पास हुई है वो वाई वाली, आप टिल्ट करके लिखोगे, ये वाई डायरेक्शन वाली है हमारे पास, वाई वाली। इसको हमने प्लेन में ही रोटेट किया तो ऐसा। तो इसमें भी एक एक्सिस होगी, वो एक्सिस कौन सी हो गई? C2। और ये कौन सी होगी? वाई। क्योंकि इसको वाई जेड हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसको मैं प्लेन में दिखा देता, इस यहां पर ऐसा प्लेन में, तो अब आपको रोटेट कैसा करना पड़ता? अब वाई नहीं लगा सकते थे आप, अब आपको कौन सी लगानी पड़ती? जेड वाली लगानी पड़ती। जेड वाली कैसे? क्योंकि अब आप ऊपर से इसको पकड़ोगे और तब रोटेट करोगे, तब यहीं पे देखो ये आगे एटम था तो ये आगे आ गया। तो हम इसको ऐसा बनाना फेवर करते हैं ताकि हम इजी हम उसको इमेजिन कर सकें ब्लैक बोर्ड के ऊपर।
इसके बाद हमारा फोर्थ मॉलिक्यूल अगर बनाते हैं, अगर हम लिख देते हैं BF3 मॉलिक्यूल। BF3 में क्या होता है, देखो एक बोरोन यहां पर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर। मैं नंबरिंग कर देता हूं 1, इसको 2 और इसको 3। तो ये जो एंगल है नियरली ये कितना है यहां पर 120 डिग्री एंगल हो गया। अरे देखो 120। तो अगर आप अब कैसे रोटेट करो कि मेरे पास फ्लोरीन आपस में पोजीशन चेंज, तो आप क्या करते, एक एक्सिस पास करते जो यहां से पास हो रही है, और जब आप इसको रोटेट करते तो ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता। और कितने से रोटेट करते, 120 से, तो 120 किया। और जब आप पकड़ के ऐसे ही करोगे ब्लैक बोर्ड पे तो कौन सी होगी, y। तो ऐसा करोगे तो क्या आ जाएगा, इधर फ्लोरीन था, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, तो इधर क्या हो गया 1, इधर 2, इधर 3। फिर 120 रोटेट कर सकते थे, करते तो क्या होता, इधर F1 आ जाता, इधर F2 चला जाता, इधर F3 चला जाता बच्चे, सॉरी, ठीक है। फिर 120 करते इसी पे तो क्या हो जाता, इधर F3, इधर F1, इधर F2। तो ये तो आइडेंटिकली हो गए ना फर्स्ट वाले के। तो इसमें दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ये कौन सी इक्विवेलेंट। अगर इसको मॉडल से थ्रू देखते हैं हम लोग तो कैसा दिखाई देता हम लोगों को, देखो ये ऐसा कर दिया हम लोगों ने, ये ऐसा दिखाया हुआ है, इसको बोला 1, इसको 2 और इसको 3। मान लिया कि इस 1 वाले का आपको ये दिखाई देगा इधर इस तरीके से, इसमें होल। जब आप इसको ऐसा रोट पकड़ोगे यहां से और रोटेट करते, रोटेट कैसे करते बच्चे, देखो यहां पे था, आपको ये 1 इधर लाना था, आप कितना रोटेट करोगे, ऐसा करोगे, देखो इधर आ गया, तो ये वाली स्ट्रक्चर हो गई। अब इसको फिर दोबारा से आगे से पकड़ के ऐसा रोटेट करोगे तो ये इधर चला गया। अब इसको फिर दोबारा 120 रोटेट कर देते तो ये वापस से कहां चला जाता, ऐसा, तो ये तो सेम ही आ गया ना इधर, देखो ऐसे। आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करो या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कर सकते हो, क्लॉकवाइज, इसको ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो। तो ओवरऑल आपने एक एक्सिस यहां से पास की है, तो जिससे रोटेट करने से इन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली। इंटरचेंज करने से अगर मैं 1 2 3 लिखूं तो हम बता नहीं सकते इक्विवेलेंट है नॉन इक्विवेलेंट। अगर ये भी पीछे होता तो बता ही नहीं सकते कि कौन सा फ्लोरीन 1 है, कौन सा 2 और 3 है। इसलिए हमें उसको नंबरिंग दे दी है ताकि हम इक्विवेलेंट बता सके। नहीं तो आप ये स्ट्रक्चर में ऐसा है और जब इसको रोटेट कर दूं ऐसा, या एक बार और रोटेट कर दूं, तो कोई बता ही नहीं सकता किसी भी वजह से कि कौन सा फ्लोरीन कौन सा। तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है BF3 में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम कर लेते हैं। देखो बच्चे, ये भी आप आगे करने वाले हो, एलीन होता है कंपाउंड, एलीन। एलीन में क्या, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। इसमें क्या हो गया, यहां पर ऐसे दिखाते हैं एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यहां पर भी अगर हम दिखाएं हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन ऐसा, ये हाइड्रोजन ऐसा। एक को डार्क करके दिखाते हैं ऑलवेज इसमें, यानी कि अगर इसको ऐसा प्लेन दिखा रहे हो तो इसको आप डार्क करते हैं, एक टाइप से डार्क, और इसको हम करते हैं लाइट, या इसको लाइट करो, इसको डार्क करो। अगर इसको नॉर्मल कर रहे हो तो एक को डार्क, एक को लाइट। ये इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन का, ये प्लेन में है, प्लेन, इन प्लेन। इन प्लेन का मतलब है कि आप जब इसको देखोगे तो इस बोन की जो डिस्टेंस और इस बोन की डिस्टेंस आपसे सेम है, लेकिन ये बोन्स आपकी तरफ है, टुवार्ड्स व्यूअर, टुवार्ड्स व्यूअर है। व्यूअर का मतलब आप देख रहे हो इस मॉलिक्यूल को, तब ये हाइड्रोजन आपकी तरफ है और ये ब्लैक बोर्ड पे है, तो लेकिन ये ब्लैक बोर्ड से आपकी तरफ निकला हुआ है। ये क्या होता है, अवे फ्रॉम व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर। देखो बच्चे, अगर इसकी हम मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो भाई अगर हम नंबरिंग देखें तो इसको स्ट्रक्चर बना के देखते हैं बच्चे। देखो ऐसा होता है, ये स्ट्रक्चर हो गई इसकी, ये एलीन होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हमारे पास। अगर ये एक एल्कीन होता तो एक हाइड्रोजन ऊपर और एक नीचे होता, सब कुछ प्लेन में होता, लेकिन दो जब पैरेलल आ जाते हैं तो ये देखो दो, जब आप अपनी दूरी से इसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो क्या होगा बच्चे, क्या नजर आएगा, देखो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस कोई चेंज नहीं हो रहा, आपसे इक्वल डिस्टेंस पे। अगर आप यहां से मेजर करोगे तो सेम ही है, लेकिन ये जो ब्लैक और ये व्हाइट कर दिया क्योंकि ये आपकी तरफ आ गया और ये क्या हो गया, पीछे चला गया आपसे दूर। ऐसा आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, आप ये इसको इसकी जगह करके आप ऐसा रोटेट कर देते तो क्या हो जाता है, देखो अब सेम ही चीज हो गई। ये दो प्लेन में आ गए, एक आपकी तरफ, एक आपसे दूर। तो कोई भी एक आपकी तरफ हो सकता है और कोई भी एक आपसे दूर हो सकता है, ये मैटर नहीं करेगा। वो तो मैं अलग सब्स्टिट्यूट करूंगा तब पता चलेगा कि इसके अंदर कभी भी ये दिखने में तो हम ऐसा भी लिख दिया इसको बच्चे, ऐसा जब हम बुक्स में भी लिखा होता है ऐसा करके, तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 के 4 प्लेन में, ये 4 के 4 एक प्लेन में नहीं होते। ये 4 हाइड्रोजन 1 2 3 4 इन प्लेन नहीं है, 2 प्लेन में होंगे और 2 आपकी तरफ होंगे। ऐसा हम ऐसा भी लिखेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि ये 2 ये वाले प्लेन में होंगे तो ये अवे होंगे, एक आपकी तरफ। अगर इन दोनों को प्लेन में कर दिया तो एक आपकी तरफ, एक आपसे दूर। अगर ऐसा कर दिया तो ये आपकी तरफ, ये आपसे दूर, ये दोनों प्लेन में। अब देखो हुआ क्या, क्या इसको कोई एक्सिस है,
इसके अंदर से जो मैं पास करूं, इसको रोटेट करूं, तो वो हमारे पास क्या आ जाए, उतना ही एंगल से मेरे पास हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन दिखाई दे। देखो बच्चे, हो सकती है इसमें एक्चुअली 3 एक्सिस होती हैं जब ये सेम ही एटम है। इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, क्या अलग अलग मैं 4 अलग अलग ग्रुप लगा देता हूं इसके ऊपर। अगर हम ग्रुप लगा देते हैं, जैसे इन 2 पहले हाइड्रोजन के साथ ही देख लेते हैं। देखो एक बार 3 एक्सिस, ये भी आपके लेवल पे नहीं है 3 एक्सिस वाला, तो मैं ग्रुप चेंज करके आपको सिंगल एक एक्सिस दिखाऊंगा बाद में। पहले इसी को देख ले बच्चे। देखो मैंने यहां से एक एक्सिस पास की, यहां से जो यहां से पास होते हुए इस कार्बन के सेंटर से होते हुए यहां से निकल गई, तो आपने यहां से पकड़ा इसको ऐसा, और जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या होगा, देखो ये ब्लैक इधर था, जब 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये आपस में इंटरचेंज हो गए। देखो ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, देखो 180 डिग्री रोटेट करने से ऐसा, और जब ऐसा कर रहे हो आप ऐसा, तो ये दोनों भी तो इंटरचेंज हो रहे हैं ना। देखो एक ही साथ में आपको दिखाई देगा। जब आप यहां से इसको पास करवाओगे 180 डिग्री एक्सिस पास हो गई मेरे पास, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया। अब यहां से जब एक्स एक्सिस से रोटेट होगा तो ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, और ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज। देखो इस तरीके से ये होला, तो इसका मतलब यहां पर एक C2 एक्सिस है, इसमें भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब बाकी 2 एक्सिस अगर ये आपकी तरफ होता तो वो C2 जो एक्स थी, अब वो आपको Y दिखाई देगी। देखो ऐसा ऐसा करने से क्या हो गया, आगे वाले आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और पीछे वाले अपने आप पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है। देखो अब दूसरी जो एक्सिस होती हैं वो हमें नॉर्मल दिखाई नहीं देती, हमें इस मॉलिक्यूल को टिल्ट करना पड़ता है। देखो ऐसे था, अभी हम लोगों ने ऐसे कंसीडर किया था, 2 प्लेन में 2 आउट ऑफ प्लेन थे, ये ऐसा। अब इसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं, टिल्ट करने से मॉलिक्यूल खत्म तो ना होगा, मॉलिक्यूल तो वही रहेगा। आप कैसे भी देखो इसको, ये दोनों पर ये ऐसे रहेंगे तो ये ऐसे ही रहेंगे। अगर मैंने ऐसा टिल्ट किया तो ये ऐसा, तो ये ऐसा, इसके परपेंडिकुलर ही रहने वाले हैं ऐसा। अब हुआ क्या, अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दिया, देखो क्या हो, ये इस साइड ऊपर आ गया, ये इस साइड ऊपर आ गया, ये इधर नीचे आ गया, ये इस साइड नीचे आ गया। अगर आप इन दोनों का एंगल देखते हो तब ये 180 दिखाई देगा। देखो ये इधर ऊपर चला गया, ये इधर ऊपर चला गया, ये इधर नीचे चला गया, ये इधर नीचे चला गया। अब मैं यहां से C2Z लगा सकता हूं। C2Z का मतलब क्या हो गया, अगर मैं Z एक्सिस से रोटेट करूं, देखो बच्चे ऐसा, जब ये ऐसा था तो हमें Z एक्सिस वाली C2 दिखाई नहीं दे रही थी हम लोगों को 180 डिग्री रोटेट, तब हमें केवल ये एक्स वाला दिखाई दे रहा था। अगर मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट कर दिया, टिल्ट करने से अब ये ऊपर आ गया। देखो पहले एक ऊपर था, ये प्लेन में था, इसको भी मैं आउट ऑफ प्लेन लिया है, तो ये आपकी तरफ आ गया, ये दूर। तो इन दोनों को जब मैंने C2 एक्सिस से रोटेट किया तो देखो मैं ऐसे रोटेट कर सकता हूं, ये देखो ऐसा। तो जहां पर मैंने ये दो मेरा ये लगाया हुआ, देखो वहीं पर है, ये अंगूठे के पास और इस उंगली के पास, देखो ये भी ब्लैक और ये ब्लैक, ये इंटरचेंज कर रहे हैं ऐसे। अब मैं कौन से एक्सिस से रोटेट कर रहा हूं, ये Z एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर रहा हूं मैं ऐसे, Z वाला। तो ये Z वाले में देखो ये एक दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं। X में क्या होता, मैं यहां से रोटेट करता इस तरीके से, जब X लगाता हूं तो ये दोनों इंटरचेंज करते हैं, देखो ऐसे ये दोनों इंटरचेंज करेंगे। तो X एक्सिस के अकॉर्डिंग C2 लगाई मैंने एक। अगर मैं क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज करवाता हूं, ऊपर वालों को, तो ये Z के अकॉर्डिंग लगा दिया मैंने। अब एक और हो सकती है जिसमें ये एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला इंटरचेंज करे। देखो ये पहले सेम साइड वाले कर रहे थे, ऊपर की साइड, अब इन दोनों को, तो अब मैंने Y की तरफ पकड़ना पड़ेगा। Y की तरफ अगर मैं पकड़ लूंगा ऐसे तो होगा क्या, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को इंटरचेंज होगी पोजीशन, ये देखो ऐसा, यही तो दिखाई दे रहा है बच्चे। जहां पे आ गया हमारे पास, पहले इन दोनों की कर रहा था, पहले इन दोनों की, फिर ऊपर वालों की, अब इन दोनों की कर रहा हूं। अगर इन दोनों की किया तो ये देखो ऐसा, अब मैं X एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट नहीं कर रहा, मैं Y के अकॉर्डिंग कर रहा हूं ऐसे, Y। ये ब्लैक वाला था ना, ये ब्लैक वाला देखो इधर चला गया मेरे पास, या इधर था तो इसको मैं ऊपर रोटेट कर सकता था ऐसे पकड़ के, ये ऊपर चला गया इधर, अब या इसको मैं आपस में कर सकता था। तो इस मॉलिक्यूल में जनरली इसको एलीन बोलते हैं, और ये कायरल मॉलिक्यूल होता है। इसमें 3 C2 होती हैं। एक C2 तो बच्चे यहां से पास हो गई, यहां से, इस C2 को मैं बोल देता हूं C2 कौन सी थी, X एक्सिस थी, जिसमें ये 1 और 2 इंटरचेंज होते हैं, ये 3 और ये 4 इंटरचेंज होता है आपस में 3 और 4। बाकी के लिए क्या होगा, एक बार 2 और 3 का इंटरचेंज हो जाएगा और एक बार 2 का और 4 का। सेम यही चीज हम कर रहे हैं बच्चे यहां पर। तो ये आपके लेवल पे भी नहीं है, ये आप MSc में पढ़ते हो, थोड़ा सा भी आपका इंट्रोडक्शन है कि एलीन क्या होता है। तो एलीन की ऐसी स्ट्रक्चर होती है, 2 पैरेलल होते हैं, 2 परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये आपस में इंटरचेंज करेंगे तो एक C2 एक्सिस हो गई, इसको थोड़ा सा टिल्ट करके इन दोनों को करूंगा तो Z वाली हो जाएगी, और जब इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो ये Y वाली हो जाएगी, और जब ये करेंगे तो X। तो इसके अंदर 3 C2 एक्सिस हो गई, C2X भी हो गई इसके अंदर, C2Y भी हो गई, C2Z।
लेकिन ये y और z तब दिखाई देती है जब हम इसको मॉलिक्यूल को थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, टिल्ट। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल में बचे इस एलीन के अंदर आप ऐसा करते हो, ये H, यहां पर दो ग्रुप, यहां पे मैंने लगा दिया ब्रोमीन और यहां पे लगा दिया ब्रोमीन। तो अब इसको इंटरचेंज, हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि हमने क्या किया, ये दो ग्रुप तो ऐसे कैसे रखे थे, लेकिन यहां पर दो हम लोगों ने क्या कर दिया, दूसरे ग्रुप लगा दिया हम लोगों ने फ्लोरीन। तो मान लिया कि हमने ब्रोमीन लगा दिया, तो ये ब्रोमीन हो गया और हमारे पास ये ब्रोमीन हो गया। अब इसमें तीन नहीं होंगी, इसमें केवल एक ही है। कौन सी है, इस साइड से। क्यों, जब मैं ऐसे करूंगा तो ये दोनों हाइड्रोजन इंटरचेंज हो रहे हैं मेरे पास, ये देखो ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं ऊपर वाले। अब मैं दूसरा इंटरचेंज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने अभी इंटरचेंज टिल्ट करके करूंगा तो पहले जो ये हाइड्रोजन इसकी जगह ये आएगा, देखो पहले इस साइड थे तो ये दूसरी साइड चले जाएंगे, नहीं बात बनेगी, एक ही होगी ये वाली। तो इस मॉलिक्यूल में केवल मेरे पास कौन सी है, एक ही C2 होगी जो यहां से पास होगी। अगर आपकी तरफ रखा तो आप यहां से पास करवाओगे ताकि ये दोनों इंटरचेंज करेंगे और ये ऊपर और नीचे वाले इंटरचेंज करें। देखो इस तरीके से। तो इसमें क्या हुआ, एक ही C2 बचेगी जो यहां से पास होगी मेरे पास, जो ये दोनों इंटरचेंज करेंगे, ये दोनों इंटरचेंज, इसको क्या बोला, C2 केवल X। तो इसमें सबसे ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही मेरे पास क्या हो बच्चे, एक एग्जांपल और लास्ट कर लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लिया कि आपके पास ये है, ये मॉलिक्यूल था इस तरीके से। तो अब आप कैसे कर सकते हैं इसको समझने के लिए, देखो केवल कितने कितने से रोटेट करो कि पोजीशन चली जाए। ये था, इसको ब्लैक कर दिया, मान लिया इसको भी ब्लैक कर दिया, सॉरी ब्लैक ही कर दिया। देखो दो यहां पर थे, दो यहां पर है, इसी साइड पे पोजीशन पे दो हैं। एक आपने यहां से पकड़ा और इसको रोटेट किया, जब आप इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो क्या हो गया, देखो ब्लैक कहां से कहां गया, लेकिन है तो उसी दो जगह पे ना। देखो क्या हो गया, आपने रोटेट किया तो ब्लैक ने अगर इसको 1 बोला था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था, तो इस 1 ने किसके साथ इंटरचेंज की पोजीशन, 3 के साथ। तो इसका मतलब जब आपने एक्स एक्सिस से रोटेट किया तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ही तो मिली है। फिर आप दोबारा से रोटेट कर दोगे इसको तो ये क्या हो गया, वापस अपना आइडेंटिकल ही आ गया। तो इसका मतलब क्योंकि 180 डिग्री रोटेट करने से जो पहले यहां पर था इसका 180 डिग्री एंगल यहीं पे तो जाएगा नीचे, तो 180 किया तो यहां पर और फिर 180 किया तो पूरा 360 हो गया। तो ये सेम आइडेंटिकल। एक C2 एक्सिस तो कौन सी हो गई, ये वाली आपने यहां से पास की बच्चे, ये वाली देखो ऐसा। अब मैंने ये y वाली थी, अब मैंने क्या देखा, x वाली। अगर मैं x से रोटेट करता, यहां से एक एक्सिस लगाता, अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसको ऐसे तो रोटेट करूंगा। अब मैंने इसको ऐसे पकड़ा देखो और इसको रोटेट किया तो होगा क्या, जो ये ऊपर वाला है ये कहां चला जाएगा, इधर नीचे। अब देखो ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, ये दोनों इंटरचेंज कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें एक और एक्सिस है जिससे मेरे को अलग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रही है। पहले जब मैंने लगाया था ये y वाला तो इस y में 1 और 3 इंटरचेंज कर रहे थे, 1 और 3 ऐसा, या मैं बोल सकता था ये 2 और 4 कर रहे हैं, 2 और 4। लेकिन जब मैं ये x वाला लगाऊंगा बच्चे तो x वाले में क्या होगा, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब 2 और 3 इंटरचेंज कर रहे, देखो 2 और 3 और कौन सा कर रहा है, 1 और 2। ये 1 2 3 4, तो 1 और 4 कर रहे हैं और 2 और 3, देखो ऐसा ही। ये इधर के इधर ही तो रह गए, ये साइड के साइड। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, मेरे पास एक ये वाली C2 भी है, एक और एक्सिस हो गई। अगर मैं Z से लगाना चाहूं तो Z से भी तो है। देखो अगर मैं Z से पकड़ा इसको ऐसा और मैं इसको रोटेट कर देता, मान लीजिए कि यही था मेरे पास, इसको रोटेट करता Z के एलोकोन, इसको पकड़ के रोटेट करता तो ये वाला कहां चला जाता है, देखो ब्लैक वाला ऊपर। अब इसने किसके साथ इंटरचेंज कर ली, 2 के साथ। देखो क्योंकि ये 1 पोजीशन थी, 2 पहले 1 ने इसके साथ किया 3 के साथ, फिर दूसरा लगाया मैंने x वाला तो 1 ने इस 4 के साथ किया। अब 1 इस 2 के साथ भी करेगा, कब, जब मैं ऊपर से एक्सिस लगाऊं ऐसे और ये ऐसे रोटेट होगा। देखो ये 1 वाला कहां चला गया, ये 1 और 2 था ना, देखो 1 कहां चला गया, 1 वाला 2 की जगह और 2 वाला कहां गया, ये 1 की जगह, ये आपस में। तो इसका मतलब इस वाले में जब आप ऐसी कोई स्ट्रक्चर बना देते हो, लाइक ये बीच में कोई एटम लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया 1, यहाँ पे ये हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 3, सॉरी 2 3 4, तो इसके अंदर फिर मेरे पास यहाँ पर अलग अलग हो गई, यहाँ से एक एक्सिस हो गई x से, इस y से और एक इस z वाले से, तीनों। तो इसके अंदर हम तीनों एक्सिस दिखा सकते हैं, तो लिख ही सकते हैं साइड में इसको बनाने की जगह पे। जब ऐसा हो गया x y z, तो ये यहाँ से x, ये कौन सा z, और यहाँ पर कौन सा दिखाएंगे बीच में से, यहाँ पे हम किसी को टिल्ट करके दिखा देते हैं, ये y वाली एक्सिस। तो तीनों एक्सिस हो गई थी, y x और z। तो ये था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मीनिंग है। कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि कोई इमेजिनरी एक्सिस हम पास करें ताकि वहां पे जो एटम्स है वो अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें।
हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन ही आना चाहिए, हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन या क्लोरीन नहीं आना चाहिए, इंटरचेंज जरूर करना चाहिए। अगर वो इंटरचेंज करके वैसा ही 360 रोटेट कर रहा है और वैसे ही स्ट्रक्चर बना रहा है जैसा पहला, तो वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री 360 वाली कोई नहीं है, तो रोटेट किसी ना किसी एंगल से करेंगे। और किस एंगल से करेंगे, वो एंगल पहले ही फिक्स है हमारे हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग के उतने से रोटेट करूंगा तो मेरे को मिलेगा, अदरवाइज वो रोटेट करने से इंटरचेंज नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास था एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड आता है वो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब हम देखते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब है कि हम एक प्लेन लगाए जो कि बाइसेक्ट, दो इक्वल हाफ में मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दे। अगर मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया, देखो किसी मॉलिक्यूल में एक एक्सिस हो सकती है, किसी में एक से ज्यादा एक्सिस हो सकती है, तो जिसमें जितनी ज्यादा उसमें उतनी ज्यादा सिमेट्री। ऐसे ही क्या तो मॉलिक्यूल में एक प्लेन हो सकता है या उस मॉलिक्यूल में दो, उसको दो तीन तरीकों से हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकें। तो ऐसा हो गया कि उसमें जितने ज्यादा प्लेन होंगे उसमें उतनी ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अब हम नेक्स्ट चेक